हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज की इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो गाइस, ये जो चैप्टर है ना, बच्चे इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। उनको लगता है सर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है, ये चैप्टर मुझसे नहीं हो पा रहा है। एक परंपरा सी बनी हुई है इस चैप्टर को लेकर के कि नेशनल इनकम बहुत ही ज़्यादा टफ चैप्टर है। लेकिन गाइस, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप बस पेशेंस बना करके मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका सारा डर आज मैं दूर करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है। ठीक है, नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, यानी देश की कुल आय कितनी है। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें कह रहा है कि नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो गाइज, मैंने गुड्स की दो कैटेगरी बनाई थी, एक होता है आपका फाइनल गुड्स और दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स को हम यहाँ नहीं लेते हैं, हम यहाँ किसकी वैल्यू लेते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। तो वही कह रहा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, यानी एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं उनकी जो टोटल मनी वैल्यू होती है, मनी वैल्यू का मतलब जिस रेट पर वो मार्केट में बिक रहे होते हैं। ठीक है, तो एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं देश में, उनकी जो टोटल मनी वैल्यू होती है गाइज, उसी को बोला जाता है नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय बोला जाता है। गाइज, ये जो डेफिनेशन है ना, ये प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि एक साल में देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है उनकी जो टोटल मनी वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, इसके बाद एक दूसरी डेफिनेशन है, वो आप देखिए, यहां पे लिखा हुआ कह रहा है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। गाइस, मैंने आपको फैक्टर इनकम के बारे में पढ़ाया था। फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले अर्न किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो वो अपनी सर्विसेज जब प्रोवाइड कराता है, अपनी फैक्टर सर्विसेज जब वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को प्रोवाइड कराता है, तो उसके बदले में जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है वो क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है। जैसे जिसने अगर मान लो लैंड दिया उसको रेंट मिलेगा, जिसने एज अ लेबर सर्विस दी उसे वेजेस मिलेगा, जिसने कैपिटल दिया उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जिन्होंने एंटरप्रेन्योर की सर्विस दी उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो वही कह रहा है कि जो नेशनल इनकम होता है, यानी जो राष्ट्रीय आय होती है, वो कह रहा है कि द सम टोटल, वो सम टोटल होता है ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। याद रखना, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो अर्न किया जाता है। सर ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है गाइस, अभी मैं आगे आपको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, यानी एक साल के अंदर जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं उनके द्वारा जो सभी जो ऑल फैक्टर इनकम्स अर्न किए जाते हैं उनका जो सम टोटल होता है उसी को नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, और ये जो डिफिनेशन है गाइस, ये इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर से समझो, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, यानी एक साल के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न किए जाते हैं किसके द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, उनका जो सम टोटल होता है उसी को बोला जाता है नेशनल इनकम। लेकिन याद रखना, ये जो डेफिनेशन है वो कैसे दी गई है, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। भाई फैक्टर इनकम, देखो फैक्टर इनकम तो इसमें क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहली वाली जो डेफिनेशन थी वो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से थी, और ये जो सेकंड वाली डेफिनेशन है ये इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सही है आपकी नेशनल इनकम की। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है। देखो, एक डिफिनेशन में ये बोल रहा कि एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं उनकी जो टोटल मनी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, जो कि प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है। और दूसरी डेफिनेशन में ये कह रहा है कि एक साल के अंदर जितने भी फैक्टर इनकम अर्न किए जाते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, वो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला कह रहा नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम्स ओनली। देखो गाइस, याद रखना, नेशनल इनकम में हम सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि एक इनकम और होती है जिसको बोला जाता है ट्रांसफर इनकम। सर ट्रांसफर इनकम क्या है, अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। तो याद रखना, इनकम 2 प्रकार की होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम को शामिल करते हैं, ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं करते हैं, ये बात आपको याद रहे। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी नेशनल इनकम में हम सिर्फ उसी की इनकम को शामिल करते हैं जो एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाया गया हो। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि जो
हमारे देश का निवासी है, ठीक है, जो साधारण रूप से हमारे देश में ही रहता है, हमारे देश में ही सारी एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सारी चीज़ें वो हमारे देश में ही करता है। वैसे मैं आगे अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है कि नेशनल इनकम में क्या शामिल होगा, सिर्फ फैक्टर इनकम, ठीक है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। और दूसरी बात, नेशनल इनकम में हम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम लेते हैं, जो नॉट रेजिडेंट होते हैं, जो अनिवासी होते हैं भारत के लिए, उनकी इनकम को शामिल नहीं करते, मतलब फॉरेनर की इनकम को हम शामिल नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, ठीक है। इसके बाद आगे है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम, यानी जैसे मैंने अभी कहा ना, नेशनल इनकम का मतलब होता है कि एक साल के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है उसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फैक्टर इनकम का क्या मतलब है। वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखो यहाँ कह रहा था पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट यानी कि फर्म टू द हाउस होल्ड, यानी वो पेमेंट जो प्रोड्यूसिंग यूनिट यानी कि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, यानी कि जिसे फर्म कहते हैं, वो जो पेमेंट करता है किसको करता है, हाउस होल्ड्स को। हाउस होल्ड कौन होता है, ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, यानी कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। तो हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो उसके बदले में जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है वो उनको फैक्टर पेमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम। आइए थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि फैक्टर इनकम का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है फैक्टर इनकम का मतलब। देखो सबसे पहले लिखा हुआ इसमें आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड रेंडरिंग देयर सर्विसेज टू प्रोड्यूसिंग यूनिट। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, देखो जब कोई भी लेबर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको उसके बदले में वेजेस मिलता है। अब थोड़ा सा वेजेस को हम और ज़्यादा क्या कहते हैं, बाइफरगेट करते हैं, ठीक है। देखो एक तो वेजेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई हाउस होल्ड सेक्टर है, वो अपनी लेबर की सर्विस दिया तो उसको वेजेस मिलता है। लेकिन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि देखो अगर मान लो किसी भी लेबर को उसकी सर्विसेज के बदले उसको कैश दिया गया तो वो वेजेस का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो किसी लेबर ने हमको सर्विस दिया, यानी कि प्रोड्यूसिंग यूनिट को अपनी सर्विस देता है, तो उसके बदले में कैश भी दिया जा सकता है वेजेस के फॉर्म में, या फिर उसके बदले में कोई सामान भी हम दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई लेबर है, उसने मेरे यहाँ काम किया, तो उसको मैं कैश ना दे करके उसको उतनी ही वैल्यू का कोई सामान दे दूं, कोई भी सामान उसको दे दूं, तो वो भी वेजेस की ही तरह माना जाता है, ठीक है। या फिर मैं उसको कोई फैसिलिटी दे दूं, जैसे मैं उसको मान लो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे दूं कि चलो तुम्हें यहाँ से वहाँ जाना है, उसके आने जाने का जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा, उसको मैं एचआरए दे दूं, हाउस रेंट अलाउंस यानी उसको रहने के लिए मकान दे दूं, उसका जो भी किराया होगा मैं दूंगा, तो वो भी ये वेजेस में ही शामिल होता है। तो याद रखना, वेजेस का मतलब सिर्फ कैश में नहीं होता, वेजेस का मतलब कैश तो होता ही होता है, लेकिन कैश के अलावा अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर उसको कोई भी सामान देता है तो वो भी वेजेस में शामिल किया जाएगा, या फिर कोई भी फैसिलिटी देता है, ठीक है, उतनी ही वैल्यू का जितना उसका वेजेस बन रहा था, तो उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड के द्वारा रिसीव किया जाता है। क्यों किया जाता है, फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज टू प्रोड्यूसिंग यूनिट, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहा होता है प्रोड्यूसिंग यूनिट को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है। सेकंड है रेंट, रेंट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर यूज ऑफ देयर लैंड एंड प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी जब कोई भी हाउस होल्ड अपनी लैंड प्रोवाइड कराता है किसको, प्रोड्यूसिंग यूनिट को, तो उस लैंड को यूज करने के बदले जो प्रोड्यूसिंग यूनिट होता है वो क्या करता है, रेंट की पेमेंट करता है, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड फैक्टर इनकम है जिसका नाम होता है इंटरेस्ट। तो इसमें लिखा हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड के द्वारा रिसीव किया जाता है। क्यों किया जाता है, लिखा है फॉर यूज ऑफ देयर कैपिटल बाई प्रोडक्शन, क्योंकि जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो हाउस होल्ड का कैपिटल यूज करता है। अगर मान लो कोई हाउस होल्ड है वो अपना कैपिटल किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट को देता है, तो जो प्रोड्यूसिंग यूनिट होता है उसको उसके कैपिटल के बदले क्या प्रोवाइड कराता है, इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, ठीक है। लास्ट है प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी अगर कोई भी हाउस होल्ड अपनी एंटरप्रेन्योर की सर्विस प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूसिंग यूनिट को, तो जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है तो होता है, यानी कि जो फर्म होती है वो उसके बदले में, यानी एंटरप्रेन्योर की जो सर्विस ले रहा है उसके बदले में वो उसको क्या प्रोवाइड कराता है, प्रॉफिट प्रोवाइड कराता है। तो याद रखना फैक्टर इनकम में 4 चीजें आती हैं, एक तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है, दूसरा रेंट आता है, तीसरा इंटरेस्ट आता है और चौथा प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम का मतलब होता है 4 चीजें। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 4 ही फैक्टर और इनकम होती हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, तो आई होप आपको यहां से फैक्टर इनकम भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो फैक्टर इनकम होती है और जो ट्रांसफर इनकम होती है। मैंने बताया ना 2 तरह की इनकम होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। और मैंने ये भी बताया आपको कि जो नेशनल इनकम होता है उसमें हम सिर्फ फैक्टर इनकम को शामिल करते हैं, ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंट क्या होता है। तो देखो, आप 3 कॉलम बनाएंगे, एक बेसिस का, एक फैक्टर इनकम का और एक ट्रांसफर इनकम का। कभी भी डिफरेंशिएट करना हो आप हमेशा टेबुलर फॉर्मेट में ही करिए। तो आइए सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे देखें कि फैक्टर इनकम का क्या मतलब होता है। तो इसमें लिखा हुआ इट रिफर्स टू इनकम received by the household from the producers of providing their factor services, यानी जब कोई हाउसहोल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूसिंग यूनिट को, तो उसके बदले में प्रोड्यूसिंग यूनिट जो भी पेमेंट करता है, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो वेजेस पेमेंट किया या फिर रेंट की पेमेंट किया, इंटरेस्ट की पेमेंट किया या फिर प्रॉफिट का पेमेंट किया, तो उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के ये कहें कि फैक्टर इनकम जो होती है वो मेहनत की कमाई होती है। भाई अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलना ही चाहिए। तो जो मेहनत की कमाई होती है उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है जो मुफ्त की कमाई होती है, जिसमें हम कोई सर्विस रेंडर नहीं करते। देखो इसमें लिखा हुआ इट रिफर्स टू दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, डोनेशन और चैरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जैसे मान लो आपकी मैंने हेल्प कर दी, कुछ पैसा देकर के आपको मैंने हेल्प कर दिया, लेकिन आपसे मैंने कोई काम नहीं कराया, या फिर मैंने आपको डोनेशन दे दिया, मैंने आपको चैरिटी दे दिया। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा कोरोना के पीरियड में, ठीक है, हमारे देश में एक फंड बना था पीएम केयर फंड। तो उसमें अलग अलग देश के भी लोग और हमारे देश के भी कुछ बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर थे उसमें क्या कर रहे थे, वो डोनेशन दे रहे थे, डोनेट कर रहे थे। तो वो ट्रांसफर इनकम थी, वो मेहनत की कमाई नहीं थी सरकार की। ठीक है, वो ऐसे ही लोग जो है, क्योंकि इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा था देश में, तो उस पैंडेमिक से लड़ने के लिए हमारे सरकार को बहुत सारे जो हमारे देश के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं उसमें क्या कर रहे थे, डोनेशन कर रहे थे। तो ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है जो मेहनत की कमाई ना हो, जो हमें मुफ्त में मिल रही हो, एज अ हेल्प, एज अ डोनेशन, एज अ चैरिटी। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा। फैक्टर इनकम का मतलब मेहनत की कमाई होती है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है, तभी ये इनकम मिलती है। लेकिन ट्रांसफर इनकम में कोई भी फैक्टर सर्विस हम प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन फिर भी हमें एज अ हेल्प, एज अ चैरिटी, एज अ डोनेशन हमको पैसा मिलता रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेचर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें तो इसमें लिखा हुआ इट इज़ अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर इनकम एक तरीके से रिवार्ड होता है, किस चीज़ का, फैक्टर रेंडरिंग सर्विसेज, क्योंकि हम रेंडरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो उसके बदले में हमें एक जो रिवार्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। लेकिन इसमें कह रहा है ट्रांसफर इनकम में कह रहा है इट इज़ नॉट अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। यहाँ कोई रिवार्ड नहीं मिलता कि हम किसी को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए हमको डोनेशन मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पे कोई भी फैक्टर सर्विसेज देते ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कह रहा है फैक्टर इनकम जो होता है इट इज बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है टू साइडेड ट्रांजैक्शंस होता है। टू साइडेड क्यों? क्योंकि देखो फैक्टर इनकम हमको तभी रिसीव होगा जब हम सामने वाले को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, यानी जब हाउस होल्ड किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट को अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराएगा तभी उसको क्या मिलेगा, फैक्टर इनकम मिलेगा। तो यहाँ पे दो जन के बीच जो है वो ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, एक तो हाउस होल्ड और दूसरा प्रोड्यूसिंग यूनिट। जब तक हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराएगा तब तक उसको फैक्टर पेमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए इसको टू साइडेड ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। जबकि ट्रांसफर इनकम में लिखा इट इज यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे हम कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराते हैं, फिर भी हमको एज अ हेल्प, ठीक है, एज अ डोनेशन, एज अ चैरिटी के फॉर्म में कुछ पैसा मिल जाता है। यानी यहाँ पे दो लोग मतलब टू वे ट्रांजेक्शन्स नहीं होता, यहाँ हमको एज अ हेल्प कोई चीज़ मिल जाती है। जैसे मान लो हम अपने पापा से पॉकेट मनी लेते हैं, तो क्या पापा उसके बदले में हमसे कोई काम कराते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो ये वन वे ट्रांजेक्शन है, यानी हम कोई काम भी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको पॉकेट मनी मिल जाता है। तो बिल्कुल ऐसे समझ लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है
कह रहा कि कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम के कंपोनेंट में क्या आएगा, यानी नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम आएगा या फिर ट्रांसफर इनकम आएगा। देखो इसमें लिखा हुआ फैक्टर इनकम्स आर कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी जब देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें हम सिर्फ फैक्टर इनकम को शामिल करते हैं, जबकि यहाँ लिखा हुआ ट्रांसफर इनकम आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को हम ट्रांसफर इनकम को यानी कि मुफ्त की कमाई को नहीं शामिल करते, जो मेहनत की कमाई है सिर्फ वही हम इंक्लूड करते हैं किसमें, फैक्टर इनकम में। एग्जांपल अगर देखें तो फैक्टर इनकम में मैंने बताया 4 ही इनकम होती है पूरे ब्रह्मांड में। कौन सा, रेंट होता है, वेजेज होता है, इंटरेस्ट होता है और प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम, इसका एग्जांपल जैसे गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारी इनकम जो होती है वो ट्रांसफर इनकम होती है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा था। देखो जब मैं आपको नेशनल इनकम की जो दूसरी डेफिनेशन है वो समझा रहा था, यहाँ पे देखो लिखा ना, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। यहाँ देखो कहीं भी ट्रांसफर इनकम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, यानी एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा एक साल के अंदर जो भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहा होता है उसकी जो टोटल वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो याद रखना, नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। देखो वहां नेशनल इनकम में आया था ना कि वो इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अर्न किए जाते हैं उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो अब समझते हैं कि ये नॉर्मल रेजिडेंट्स का क्या मतलब होता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न्ड, यानी आमतौर पर जो लोग हमारे देश में ही रहते हैं, ठीक है। आमतौर पर जो लोग हमारे देश में ही रहते हैं, देश में ही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कह रहा हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करे जिस कंट्री में वो रह रहा है, ठीक है। या किसी भी कंट्री में रह रहा, जिस कंट्री से उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करेगा वो उस देश का निवासी कहलाएगा। अब सर मुझे ये बताइए कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। तो देखिए वो भी हमने नीचे लिख रखा है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई इंडिविजुअल, ठीक है, अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो अपने ही देश में क्या कर रहा हो, परफॉर्म कर रहा हो, तो वो उस देश का क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट यानी कि साधारण निवासी माना जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई गाइस कि आमतौर पर वो भारत में ही रहता हो, इंडिया में ही रहता हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री से लाई करना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब जब कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, जो अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें अपने ही देश में कर रहा हो, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, साधारण निवासी माना जाएगा। इसके बाद एक कंडीशन और है, वो ये है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पे ध्यान देना है, यानी जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसके उस कंट्री से लाई करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। बाकी सारी चीज़ें उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। कह रहा अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आर मोर, यानी अगर कोई भी पर्सन किसी भी देश में 1 साल से ज़्यादा या 1 साल तक भारत में, मान लो मैं अगर इंडिया की बात करूं तो अगर वो भारत में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा तक रहता है, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन दैट कंट्री दिस पर्सन में और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। यानी देखो इसका मतलब समझो, अगर कोई भी पर्सन 1 साल या 1 साल से ज़्यादा भारत में रहता है, ठीक है, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन आगे देखो ये जो लिखा है इंपॉर्टेंट बात, कह रहा है कि दिस पर्सन में और मे नॉट बी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, यानी कोई जरूरी नहीं है कि वो पर्सन हमारे देश का ही सिटीजन हो, कोई फॉरेनर भी हो सकता है। अगर कोई फॉरेनर है वो हमारे देश में आकर के 1 साल या 1 साल से ज़्यादा दिन तक रहता है, ठीक है, और तन मन धन से वो ये ठान भी लेता है कि हम भारत में ही रहेंगे और सारी एक्टिविटीज यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ हम भारत में ही करेंगे, ठीक है, तो वो भी क्या माना जाएगा, भारत का ही निवासी माना जाएगा, भले वो फॉरेनर है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ओके। इसके बाद देखो हमने कुछ नोट, जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखा, कह रहा व्हेन वी गो अब्रॉड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इवन इफ वी स्टे देयर फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, इतने का मतलब हो गया कि जब कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर पर्पस से, ठीक है, वो विदेश जाता है और वहां जाकर के 1 साल से ज्यादा रह जाता है, वी स्टिल बी कॉल्ड रेजिडेंट फॉर आवर ओन कंट्री, तो वो भी
ठीक है, भले ही वो 1 साल से ज्यादा रह जाए या 2 साल से ज्यादा रह जाए, 3 साल, 5 साल, 10 साल रह जाए, लेकिन अगर उसका वहां जाना कोई पर्टिकुलर पर्पज है, कोई विशेष पर्पज के लिए वो गया है, जिसके बाद वो क्या करेगा, वो पर्पज जैसे ही पूरा होगा वो वापस से अपने देश लौट आएगा, तो उसको भी हम भारत का ही रेजिडेंट मानेंगे, चाहे भले ही वो 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल रह रहा हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन है हमारे देश के जो फॉरेन में जाके रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया रहते हैं, बहुत सारे लोग दुबई रहते हैं, कुवैत रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, ठीक है, और वहां जाकर के वो 1 साल 2 साल, सऊदीया तो जो लोग जाते हैं वो कम से कम 2 साल तो रहते ही हैं, ठीक है, वहां का रूल है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन वो किसी विशेष पर्पज के लिए गए हैं, वो अपने कमाने के लिए गए हैं, कमाने के बाद वो फिर क्या करते हैं, भारत वापस आकर चले जाते हैं और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सारा वो आके भारत में ही करते हैं, तो उसको भारत का ही निवासी माना जाएगा, भले वो भारत के बाहर 1 साल से ज्यादा रहा हो। ठीक है, देखो आगे लिखा ना, बिकॉज इवन दो वी आर स्टेइंग देयर फॉर मोर देन 1 ईयर बट एज सुन एज अवर स्पेशल पर्पज इज कंप्लीटेड वी विल रिटर्न टू अवर कंट्री। यानी जैसे ही हमारा वो स्पेशल पर्पज पूरा होता है तो वापस हम अपने देश आ जाते हैं, भले हम 1 साल से ज्यादा रहकर आ रहे हैं लेकिन फिर भी हम भारत के ही निवासी माने जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड लिखा हुआ कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट अप्लाइज बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है रेजिडेंट का, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि इंडिविजुअल यानी कि कोई पर्सन हो गया उसके लिए भी, और या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस होगी। इंस्टीट्यूशन का मतलब जैसे देखो एसबीआई का नाम आपने सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का बहुत ही पुराना बैंक है। अब इसकी बहुत सारी ब्रांचेस फॉरेन में भी हैं और वहां सालों से रह रही हैं, कमा रही हैं। ठीक है, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बताओ कहाँ के लिए लाई करता है, अपने कंट्री यानी उसकी जो मेन ब्रांच है यानी कि इंडिया में है उसके लिए लाई करता है। तो वो भले भारत के बाहर हैं और सालों साल वहां काम कर रही हैं, लेकिन वो कमा के अल्टीमेटली पैसा कहाँ भेजती है, भारत में। तो भारत में ही वो पैसा आता है। ठीक है, तो इसलिए एसबीआई भले ही वो उसकी सारी ब्रांचेस फॉरेन में है लेकिन फिर भी वो कहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे, भारत के ही रेजिडेंट माने जाएंगे। तो याद रखना, रेजिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एक तो इंडिविजुअल के लिए यानी किसी भी पर्सन्स के लिए, और दूसरा इंस्टीट्यूशंस के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो गई उसके लिए। अब जैसे मान लो बहुत सारी फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जो हमारे देश में है, जैसे केएफसी जो फूड चेन का काम करती है। अब केएफसी जो कि फॉरेन की कंपनी है हमारे देश में रहती है, सालों सालों से काम कर रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री से लाई करता है, यानी सारा पैसा यहाँ से कमा के वो अपनी कंट्री ले जाते हैं। तो जो केएफसी कंपनी है, ठीक है, वो किस देश की निवासी है, वो अपने देश की, यानी जिस देश की वो कंपनी वहाँ की वो रेजिडेंट है, यहाँ की नहीं हो सकती। उसी तरीके से एसबीआई की जितनी भी ब्रांचेस फॉरेन में हैं, ठीक है, भले वो फॉरेन में सालों सालों से रह रही हैं लेकिन फिर भी उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्योंकि इंडिया से लाई करता है, तो वो कहाँ के निवासी माने जाएंगे, वो हमारे देश के निवासी माने जाएंगे। तो याद रखना, ये जो रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के लिए भी और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन स्टेइंग इन कंट्री बट आर नॉट रेजिडेंट। यानी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको लगेगा कि ये लोग भारत में ही रह रहे हैं और 1 साल नहीं 1 साल से ज़्यादा भी रह जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसको रेजिडेंट नहीं मानेंगे, उनको नॉट रेजिडेंट मानेंगे। जैसे पहला है फॉरेन स्टूडेंट। ठीक है, अब मान लो कोई भी फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए, अब वो चाहे 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रह जाए, लेकिन उसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, बस पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके अपने देश वापस चला जाना है। तो भले ही वो फॉरेन स्टूडेंट हमारे भारत में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रह जाता है, फिर भी वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा इंडिया का, वो नॉट रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है फॉरेन मेडिकल पेशेंट। अब मान लो कोई फॉरेन का पेशेंट है, वो हमारे देश में आया इलाज कराने के लिए। ठीक है, अब चाहे वो उसका इलाज कराने में 1 साल से ज़्यादा ही समय क्यों ना लग जाए, लेकिन फिर भी उसको हम रेजिडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका पर्पस भारत में आके रहना, कमाना, इन्वेस्टमेंट करना ये सब नहीं है, बल्कि वो इलाज के पर्पस से आया है। तो जैसे ही उसका इलाज कंप्लीट होगा वो वापस अपने देश चला जाएगा। तो कोई भी फॉरेन मेडिकल पेशेंट अगर हमारे भारत में आता है, चाहे वो 1 साल से ज़्यादा ही क्यों ना रह जाए, फिर भी वो हम भारत का निवासी उसको नहीं मानेंगे। तो याद रखना, मेडिकल पेशेंट आर नॉट कंसिडर्ड एज रेजिडेंट। ओके, सेकंड है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अब देखो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के क्रू मेंबर आते हैं। ठीक है, तो कभी कभी वो आते हैं तो भारत में क्या नाम है, क्रू मेंबर का मतलब जो शिप जो पानी का जहाज होता है उस पे आते हैं। ठीक है, मतलब जैसे पायलट हो गए, ठीक है, उस जहाज के जो पायलट वगैरह होते हैं वो सारे लोग, या और जो उसके साथ मतलब उस जहाज के जो मेन लोग होते हैं वो सब भारत में आते हैं। तो 2, 4, 6 दिन आपको लगेगा कि हाँ जैसे दिल्ली में आके वो टहलने लगे।
ठीक है, आके लाल किला देखने लगे और हमने उनको देख लिया, तो हम क्या ये कह देंगे कि वो भारत के निवासी हैं? नहीं भाई, वो क्रू मेंबर हैं, वो 2 4 6 दिन 10 दिन 12 दिन या फिर 1 महीना 2 महीना वो भारत में है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो है, लेकिन वापस वो क्या होगा, अपने देश चले जाएंगे। तो अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीज का क्रू मेंबर भारत में आके घूम रहा है तो उसको भी हम अपने देश का रेजिडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका पर्पस यहाँ आके रहना, कमाना, खाना नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिशियंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अब देखो बहुत बार क्या होता है, जो फॉरेनर होते हैं, फॉरेन के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमारे देश में आते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए। मान लो मोदी जी ने उनको बुला लिया, ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा ट्रम्प को बुलाया जाता है, ठीक है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो आते हैं और कुछ दिन रहते हैं, 2 4 6 दिन, उसके बाद चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो भारत में आ गए 2 4 6 दिन के लिए तो उनको रेजिडेंट मान लिया जाएगा, नहीं, वो आए हैं किसी भी ऑफिशियल काम के लिए, ठीक है, वो अपना काम करेंगे और वापस अपने देश चले जाएंगे। हमारे मोदी जी हैं, देखो कितना वो ज़्यादा फॉरेन में टूर करने जाते हैं, ठीक है, तो अपने कोई स्पेशल पर्पस के लिए जाते हैं या फिर उनको बुलाया जाता है, तो वो जाते तो हैं, वो फॉरेन में रहते भी हैं कुछ दिन, लेकिन फिर भी वो वहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, वो भारत के ही रेजिडेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, बॉर्डर वर्कर आर टेकन एज रेजिडेंट फॉर द कंट्री टू विच दे बिलोंग। अब जैसे मान लो कोई बॉर्डर का वर्कर है, जैसे मान लो हमारे भारत से लगा हुआ एक देश है, जैसे मान लो नेपाल। अब नेपाल, हमारा जो बॉर्डर है भारत का, उसके जस्ट बाहर नेपाल है, वहां मान लो कोई बंदा है, ठीक है, वो काम कर रहा है कि हमारे भारत में, मतलब पूरा दिन हमारे भारत में काम करता है, लेकिन सोता है कहाँ पे, नेपाल पे। तो बताओ वो कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, भले वो हमारे देश में आके काम करता है पूरा दिन, लेकिन सोता कहाँ पे है, वो अपने देश में सोता है। तो इस कंडीशन में ये देखा जाता है कि वो पर्सन बिलोंग कहाँ से कर रहा है। अगर वो पर्सन भारत से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, नेपाल में जाके काम करता है, तो फिर भारत का निवासी माना जाएगा। लेकिन अगर वो नेपाल से बिलोंग करता है और भारत में आके पूरा दिन काम करता है, तो भले भारत में वो काम करता है पूरा दिन, लेकिन वो माना कहाँ का जाएगा निवासी, नेपाल का। तो याद रखना, जो जहां से बिलोंग करेगा, यहाँ लिखा ना कंट्री टू विच दे बिलोंग, तो जो पर्सन जहां से बिलोंग करेगा वो वहां का ही क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। तो आई होप आपको नॉर्मल रेजिडेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आगे आपको काम देगा, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिए इस बात को, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी, देखो डोमेस्टिक टेरिटरी का वर्ड जब आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। सर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है जो हमारे देश की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, जो हमारे देश का भारत का जो नक्शा है उसकी जो बाउंड्री है, बस वही है जियोग्राफिकल बाउंड्री। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसके अलावा, यानी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जिसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहा जाता है, तो उसका दायरा उससे ज्यादा है, यानी जो आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्री है उससे भी ज्यादा दायरा होता है हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का, ठीक है। आइए समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखो इसमें लिखा हो, इट इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी, यानी जो भारत की जो बाउंड्री है, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसपे हमारे देश का क्या है, शासन है, हमारे देश का कंट्रोल है, विथ विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली, और जिसके अंदर हम कोई भी पर्सन हो या कोई भी गुड्स हो, कोई भी कैपिटल हो, जिसको हम फ्रीली सर्कुलेट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब जैसे मान लो अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन, जैसे मान लो कोई पर्सन लखनऊ का है, तो वो महाराष्ट्र जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्या उसके जाने के लिए कोई वीजा या किसी पासपोर्ट की जरूरत है? नहीं सर, किसी भी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से कोई भी गुड्स है, महाराष्ट्र से लखनऊ मंगाना है, तो वो भी हम फ्रीली उसको ला सकते हैं। कैपिटल कोई है, उसको मान लो लखनऊ से दिल्ली भेजना है, तो वो भी फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है। तो अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी गुड्स है या कोई भी कैपिटल है जिसको हम फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं भारत के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी जिसके लिए ना तो किसी वीजा ना तो किसी पासपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो पहली चीज जो हमारे देश की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है वो क्या माना जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। आइए समझते हैं वो चीजें हैं क्या। देखो यहां पे लिखा हुआ इट इंक्लूड्स, सबसे पहला पॉइंट, टेरिटोरियल वाटर एंड स्पेस एयर, ठीक है। अब आप सभी को पता है हमारे देश की जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, बाउंड्री से बिल्कुल सटी है, ठीक है, बहुत सारी कोस्टल बाउंड्री है, यानी समुद्रीय तटीय समुद्र है ना भाई। भारत की जो बाउंड्री, जैसे मान लो ये पूरा इंडिया है, तो इसके ये जो बाउंड्री, इसके सट के बिल्कुल ये पूरा पानी है, समुद्र है, ठीक है, ये पूरा समुद्र है। तो याद रखना, ये जो बाउंड्री है यहाँ से लेकर, और ये जो पूरा समुद्र है यहाँ से लेकर 200 नॉटिकल मील तक समुद्र में,
याद रखना, समुद्र में जो समुद्री एरिया है उसमें 200 नॉटिकल मील तक हमारे देश का ही उस पर कंट्रोल होता है, यानी हमारे देश का ही शासन होता है 200 नॉटिकल मील तक। सर 200 नॉटिकल मील, तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर समथिंग, ठीक है, 1.8.5 किलोमीटर। फिर से बता रहा हूँ, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, यानी लगभग 2 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे मान लो। तो 200 नॉटिकल मील तक हमारे देश का ही सरकार होता है। इसका मतलब 200 नॉटिकल मील तक जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, चाहे प्रोडक्शन हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वहाँ तक जो कंट्रोल होता है वो हमारे देश का ही होता है। और वहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, वहाँ से जो भी पैसा अर्न किया जाएगा वो हमारे देश का ही माना जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी होती है वो एक तो भारत की जियोग्राफिकल बाउंड्री, यानी मान लो जैसे ये भारत की जियोग्राफिकल बाउंड्री है, तो ये पूरा एरिया ये भारत का तो है ही है, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन इससे लगी ये जो समुद्री तट हैं जो 9 राज्यों से टच करती हैं, ठीक है, तो ये समुद्री एरिया जो है इसमें 200 नॉटिकल मील तक हमारे देश का ही कंट्रोल है, यानी 200 नॉटिकल मील तक जो है जो एरिया आएगा वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद है स्पेस एयर। अब जैसे मान लो हमारे देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके ऊपर जितना भी स्पेस एयर है, ठीक है, उस पे भी हमारे देश का कंट्रोल है। अब जैसे मान लो जो स्पेस एयर है अगर उस पे हमारा कंट्रोल ना हो तो हमारा पड़ोसी जो देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, अगर वो उस पे कंट्रोल हमारा नहीं होगा, हमारे देश का शासन उस पर नहीं होगा, तो कोई भी फॉरेन कंट्री मान लो हेलीकॉप्टर से आएगी और मान लो कोई गलत घटना, यानी मान लो ऊपर से बम ही गिरा दे, तो हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके ऊपर जितना भी एयर स्पेस है उस पर हमारे देश का ही शासन होता है, यानी हमारे देश की सरकार, हमारी सरकार जो है उसके बिना परमिशन के हमारे एयर स्पेस में कोई नहीं आ सकता, या हम किसी दूसरे के एयर स्पेस में नहीं जा सकते, ठीक है। तो समझ में आ गया। देखो फिर से समझा रहा हूँ, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जो भारत की जियोग्राफिकल बाउंड्री वो तो है, लेकिन उसके अलावा वाटर का मतलब जो समुद्री एरिया है, ठीक है, हमारी बाउंड्री से लगा हुआ जो समुद्री एरिया है 200 नॉटिकल मील तक वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। और जो हमारे देश के ऊपर यानी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके ऊपर जो एयर स्पेस है उस पर भी हमारे देश का ही सरकार है, यानी वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होता है, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है बी, डिफेंस बेसिस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। इसका क्या मतलब होता है, देखो कई बार क्या होता है, हमारा जो देश है वो किसी देश के साथ मान लो कोई समझौता कर लिया और दोनों देश के बीच मान लो कोई भी ट्रेनिंग करनी है, जो हमारे देश की मिलिट्री आर्मी होती है वो वहां जाती है फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, और एक कोई ऑफिस होता है या फिर कोई कैंप होता है, लगाते हैं दोनों लोग मिल करके और वहां पे ट्रेनिंग करते हैं। तो जितने दिन तक उस कैंप में ट्रेनिंग चलेगी वो कैंप भी हमारी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, यानी उस कैंप में हमारे देश के जो भी जवान हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि हम अपनी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी पे हैं, बावजूद चाहे वो फॉरेन में ही क्यों ना हो। जैसे मान लो अगर वो कैंप अमेरिका में लगा हुआ है तो वो कैंप का जो पूरा एरिया है उसमें जो भारत के लोग हैं, जो भारत की जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, उसमें जो ट्रेनिंग कर रही है, वो ये गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत की ही टेरिटरी पर हैं, भले ही वो फॉरेन में है, ठीक है। इसके बाद सी पॉइंट है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स या फिर फिशिंग वेसल्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो आप अगर गूगल करोगे, आप कभी गूगल करना ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, तो आप क्या पाओगे कि जो हमारी जो भारत की बाउंड्री है उससे जो समुद्री तट जो लगा हुआ है, ठीक है, जो कोस्टल बाउंड्री लगी हुई है, वहां पे आप देखोगे तो 200 नॉटिकल मील के अंदर ही, बाहर नहीं अंदर ही, जितने भी जो नेचुरल गैस रिग्स होते हैं, रिग्स का मतलब होता है कंटेनर, जिसमें हम नेचुरल गैस को या फिर ऑयल को कंटेन करके रखते हैं, ठीक है, तो वो एरिया भी, ठीक है, यानी वो कंटेनर भी जिसमें वो सारी चीजें कंटेन करके रखी जाती हैं, यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें परफॉर्म की जा रही हैं वो भी हमारी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। या फिर फिशिंग वेसल्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो नाव होते हैं, जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं उस समुद्री एरिया में, यानी कि 200 नॉटिकल मील तक अगर वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी मान लो मछली पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो मछली पकड़ रहे हैं फिर उसको बेचेंगे, तो यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं वो, तो वो एरिया भी यानी जिसमें 200 नॉटिकल मील के अंदर जिसमें मछुआरे लोग मछली पकड़ते हैं हमारे देश के, वो भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होता है, यानी उस पर हमारे देश का ही कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके बाद डी पॉइंट है इंडियन एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स। अब मान लो हमारे देश का कोई भी एयरक्राफ्ट है, यानी कोई भी हवाई जहाज है, ठीक है, जैसे मान लो एयर इंडिया है,
अब वो हमारे देश से बाहर भी सर्विसेज देता है भाई, वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, वो अमेरिका जाता है, वो जापान जाता है। तो मान लो हमारे देश का कोई जहाज है, अगर वो मान लो जैसे मान लो वो कनाडा गया, वहां पे वो उड़ रहा है, तो अभी तो आपको देखने में लगेगा कि यार ये तो कनाडा के एयर स्पेस में उड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक वो लैंड नहीं करता, जब तक वो जमीन पे लैंड नहीं कर जाता, तब तक उस जहाज में बैठे हुए यात्री ये कह सकते हैं कि हम भारत की टेरिटरी में हैं। यानी कहने का मतलब हमारे देश का कोई भी जहाज हो, मतलब वो रेजिडेंट हमारा होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब हमारे देश की कंपनी का जहाज होना चाहिए, वो पूरे दुनिया में कहीं भी उड़ रहा हो, ठीक है। जब तक वो लैंड नहीं कर जाता तब तक ये माना जाएगा कि वो हमारी टेरिटरी में है। यानी उसमें बैठे हुए लोग, पैसेंजर जितने भी हैं, वो ये कह सकते हैं कि हम भारत की टेरिटरी में ही हैं अभी, ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या, हमारा खास पर्पस, हमें क्या करना है, बस जाना है अमेरिका या फिर कनाडा, जो यात्रीगण हैं उनको छोड़ के फिर वापस चले आना, वहाँ रहने नहीं गए हैं। तो जब तक जहाज में जितने भी पैसेंजर बैठे हैं, जब तक वो एयर स्पेस में है, चाहे वो किसी भी कंट्री में उड़ रहा हो, तब तक ये माना जाएगा कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। या फिर मान लो कोई शिप हो गया, पानी का जो जहाज होता है, अब मान लो वो पूरे दुनिया में कहीं भी है, ठीक है, लेकिन जब तक उस जहाज में लोग बैठे हैं तब तक वो ये कह सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी पर हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसमें लिखा हुआ इंडियन एम्बेसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बना के रख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से सुनो। तो हमारे देश की कोई इंडियन एम्बेसी है जिसको कॉन्सुलेट्स कहा जाता है, लोकेटेड इन अदर कंट्रीज। आपको पता है हमारे देश की जो एम्बेसी है वो अलग अलग देशों में है, या दूसरे देशों की एम्बेसीज हमारे देशों में है। जैसे मान लो एम्बेसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अमेरिका है, अब अमेरिका में हमारे देश के कुछ लोग मान लो कोई बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं, कोई ऑफिस परचेज कर लेते हैं, जिसमें हमारे देश के जो राजदूत हैं वो वहां जाते हैं एज अ रिप्रेजेंट, मतलब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब जैसे मान लो हमारे देश के कोई एम्बेसी अमेरिका में है, तो अमेरिका में जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं, अगर उनको कभी भी किसी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वो हमारी एम्बेसी में जाएंगे, ठीक है, वहां उनसे हेल्प लेते हैं। तो अगर हमारे देश की कोई भी एम्बेसी किसी दूसरे देश में है, ठीक है, तो वो जो ऑफिस है जिसमें वो लोग रह रहे हैं, वो ये माना जाएगा कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, भले ही वो फॉरेन में है। तो पूरे दुनिया में जहां जहां भी जिस जिस देश में हमारे देश की एम्बेसीज है, उसका जो ऑफिस है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। या जो अदर कंट्रीज की एम्बेसीज भारत में है, जैसे आप कभी दिल्ली जाओगे तो वहां बहुत सारी एम्बेसीज आपको देखने को मिल जाएगी जो फॉरेन की एम्बेसीज हैं। तो वो भले हमारे देश में है, लेकिन फिर भी वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता, वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है जिस देश की वो एम्बेसीज होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे देश की अगर कोई एम्बेसी किसी अदर कंट्री में है, तो वो ऑफिस जिसमें वो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे देश के राजदूत हैं जिसमें वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन एम्बेसी जो लोग हैं, वो ये कह सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको आगे ये पढ़ाऊंगा कि डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब होता है। तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी पर कमाई जा रही है। अब जैसे मान लो अगर कोई फॉरेन की कोई इंडियन एम्बेसी फॉरेन में है, तो वहाँ जो ऑफिस है वहाँ भी तो लोग पैसा कमाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉरेन में कमाते हैं तो वो फॉरेन की डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा, नहीं, वो भारत की ही डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि वो भारत की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो जो भी इनकम भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी पर अर्न की जाती है, ठीक है, तो वो चाहे जहां अर्न की जा रही हो, अगर वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है तो उसे डोमेस्टिक इनकम माना जाएगा। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो फिलहाल आपको इंडियन एम्बेसी का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें कह रहा है कि इट एक्सक्लूड, इसमें क्या एक्सक्लूड करना, वही जो मैंने बताया, ऑल फॉरेन एम्बेसीज या फिर कॉन्सुलेट्स लोकेटेड इन इंडिया। यानी जितने भी फॉरेन की एम्बेसीज हमारे इंडिया में है, वो भले इंडिया में है लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। वो उन्हीं फॉरेन कंट्रीज की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी जिस फॉरेन की एम्बेसी है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो आई होप आपको डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, आइए इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा ना रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट, तो आइए समझते हैं कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पहचानने में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, ठीक है। अब मान लो कोई इंडियंस है किसी फॉरेन की एम्बेसी में काम कर रहा है, तो क्या वो बताओ, जो हमारा इंडियंस है जबकि वो फॉरेन की एम्बेसी में काम कर रहा है, तो क्या वो इंडियंस जो फॉरेन की एम्बेसी में काम कर रहे हैं वो भारत के निवासी माने जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल माने जाएंगे। अभी तो मैंने डिस्कस किया कि हमारे देश की अगर कोई भी फॉरेन एम्बेसी है,
चाहे वो किसी भी देश में है, उसमें काम करने वाले लोग अगर इंडियंस हैं तो वो फॉरेन भारत के ही निवासी माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कहाँ से करता है? हमारी कंट्री से, यानी कि इंडिया से। यानी वहां पे वो लोग गए हैं बस किसी खास पर्पस के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए। पैसा जो भी वो कमाएंगे वो अल्टीमेटली कहाँ लाएंगे? भारत में ही लाएंगे। भारत में ला करके उसको खर्च करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो याद रखना, मैंने बताया था ना, नॉर्मल रेजिडेंट में वैसे 2-3 कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या? कि अगर किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री से लाई करेगा वो उस कंट्री का निवासी यानी कि रेजिडेंट माना जाएगा। तो अगर कोई इंडियंस है, फॉरेन की एम्बेसी में भले काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो है इंडियन का, ठीक है, और वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए वहां पे है, कि मतलब कोई ऑफिशियल काम के लिए वहां पे है, अल्टीमेटली वो कमा के भारत में ही तो लाएगा, भारत में ही तो खर्च करेगा, भारत में ही तो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो फिर वो कहाँ का निवासी माना जाएगा? भारत का निवासी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। दूसरा, इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। अब मान लो कोई इंडियंस है, अब WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ब्रांच भारत में भी है, इसकी ब्रांच जो है फॉरेन में भी है। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, यानी जिसकी ब्रांच इंडिया में है और इंडियंस ही काम करते हैं। तो भाई 100% क्या है? वो भारत के ही निवासी हैं। भाई इंडियंस हैं और इंडिया में ही ब्रांच है, तो इंडिया में ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो इंडिया की ही टेरिटरी पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या माने जाएंगे? रेजिडेंट माने जाएंगे। थर्ड पॉइंट है लोकल पीपल। लोकल पीपल का मतलब इंडियंस वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। अब मान लो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वैसे तो यहाँ कह रहा है कि इंडिया में है, लेकिन अगर मान लो फॉरेन में भी होती इसकी ब्रांच और वहां इंडियंस काम कर रहे होते, ठीक है, तो वो कहाँ के निवासी माने जाते? इंडिया के ही माने जाते। तो यहाँ तो बोल रहा है कि IMF की जो ब्रांच है वो इंडिया में है और उसमें इंडियंस ही काम कर रहे हैं, तो भाई वो कहाँ क्या माने जाएंगे? इंडिया के ही रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है, कह रहा कि एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, मान लो हमारे देश का कोई एम्बेसडर है, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, वो एम्बेसी मान लो फॉरेन में है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब वो फॉरेन में कहीं पे भी है, किसी भी देश में है। अगर हमारे देश का कोई एम्बेसडर वहां पे गया है, ठीक है, किसी ऑफिशियल वर्क के लिए, तो वो हमारे देश का ही रेजिडेंट माना जाएगा, भले ही वो फॉरेन में है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अल्टीमेटली कहाँ से लाई कर रहा है? इंडिया से लाई कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ है द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी कोई फॉरेन का सिटीजन है, वो भारत में आया और 1 साल से ज्यादा रह जा रहा, लेकिन वो सिटीजन कौन है? देखो यहाँ लिखा है अदर देन दोज फॉर स्टडीज या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी वो इंसान ना तो भारत में पढ़ने के लिए आया है, ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है। तो ऐसा कोई फॉरेनर है, अगर वो भारत में आके 1 साल से ज्यादा रह जाता है, ठीक है, और वो तन मन धन से ये मान भी लेता है, ये ठान लेता है कि अब मुझे भारत में ही रहना है, भारत में ही खर्च करना है, भारत में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो भले ही फॉरेनर है, ठीक है, मतलब हमारे देश का नागरिक तो नहीं है, फॉरेन का है, लेकिन फिर भी वो भारत का ही निवासी माना जाएगा, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा भारत में रह जा रहा है। और दूसरी चीज, वो तन मन धन से ये ठान लिया है कि हम भारत में ही रहेंगे, भारत में ही कमाएंगे, भारत में ही खर्च करेंगे, भारत में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो भारत का ही निवासी माना जाएगा, भले ही फॉरेनर है। ठीक है, आइए इसके बाद हम कुछ नॉन रेजिडेंट का एग्जांपल समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है फॉरेनर वर्किंग इन इंडिया, इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान। अब मान लो कोई फॉरेनर है, ठीक है, वो जापान मान लो कोई फॉरेनर है जो इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहा है, मतलब फॉरेनर है, उसकी एम्बेसी इंडिया में है और उसमें कनाडा और जापान के लोग काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ के निवासी माने जाएंगे? सर वो अपने ही देश के, यानी वो फॉरेन के ही निवासी माने जाएंगे, यानी हमारे भारत के लिए क्या माने जाएंगे? नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे, यानी कि अनिवासी माने जाएंगे, क्योंकि फॉरेन की एम्बेसी हमारे देश में है, एम्बेसी भले हमारे देश में है, लेकिन काम कौन कर रहा है? जापान के लोग या फिर कनाडा के लोग, तो वो तो फॉरेनर है ना, और फॉरेनर की एम्बेसी है, तो फिर वो हमारे देश के लिए क्या माने जाएंगे? रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। हाँ, वो अपने देश के लिए क्या हो सकते हैं? रेजिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। अब मान लो कोई फॉरेनर है, वो हमारे देश में, मान लो WHO की ऑर्गेनाइजेशन जो क्या नाम है ब्रांच है, वो हमारे देश में है, लेकिन उसमें फॉरेनर काम कर रहा है, तो क्या वो हमारे देश का निवासी है? नहीं, क्योंकि वो फॉरेनर यहाँ पे काम कर रहा है, वो आया किस लिए? किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी ऑफिशियल वर्क के लिए आया है, यहाँ से कमाएगा और कमा करके उस पैसे को अपने देश ले जाएगा, वहीं खर्च करेगा, वहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसीलिए वो भारत का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, बल्कि भारत के लिए क्या होगा? वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। थर्ड पॉइंट है द जर्मन। अब यहाँ देखो जर्मन लिख दिया गया, मतलब फॉरेनर वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया। भाई लोकेटेड इन इंडिया भले है, लेकिन है तो जर्मन,
यानी फॉरेन का है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉरेन कंट्री से ही लाई करेगा, तो वो भी क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। इसके बाद 4 पॉइंट है, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लो कोई भी एम्बेसडर है, ठीक है, इंडिया में, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो फॉरेन से आया है, ठीक है, और वो इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहा है, कोई एम्बेसडर है ये, ठीक है, वो फॉरेन में भारत में आया है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, भारत के लिए नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि वो विदेशी है। भले वो उसकी एम्बेसी इंडिया में है, एज ए एम्बेसडर वो इंडिया आया है, इंडिया वो हमेशा के लिए नहीं आया, वो अपने ऑफिशियल काम के लिए या किसी भी काम के लिए आया, किसी स्पेशल पर्पस के लिए आया है। जैसे ही वो काम उसका पूरा होगा वो अपने देश वापस चला जाएगा, और जो भी इनकम अर्न करेगा अपने देश ले जाएगा, वही खर्च करेगा, वही इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो हमारे देश के लिए क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। इसके बाद लास्ट एंड 5th पॉइंट है, द फॉरेन टेक्निकल। अब देखो फॉरेनर है और कोई टेक्निकल पर्सन है, एक्सपर्ट्स है, वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। वो 1 साल से कम के लिए आया है, भाई कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है, और वो इसमें एक्सपर्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे आया उसको सही करने के लिए, और 1 साल से कम ही वो भारत में रहता है, फिर वापस चला जाता है, तो क्या माना जाएगा, हमारे देश का नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। क्योंकि हमारे देश के लिए अगर वो रेजिडेंट है तब है जब वो 1 साल से ज्यादा रहे, और जब वो तन मन धन से ये मान ले कि हमारे मतलब इंडिया में ही रहना है, लेकिन वो तो सिर्फ आया किस लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, और 1 साल से कम भी रह रहा है, उसके बाद वो अपने देश चला जा रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। आइए अब एक बार हम एक और कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, यानी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। अब देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट विच अराइजेज इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री शुड बिकम अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कह रहा डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, यानी जितनी भी फैक्टर इनकम होती है उनका जो सम टोटल होता है, जो अर्न किया जाता है किसके द्वारा, या तो रेजिडेंट के द्वारा या फिर नॉन रेजिडेंट यानी कि किसी फॉरेनर के द्वारा, और कहां पे वो इनकम अराइज हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी पर। अब डोमेस्टिक टेरिटरी अगर मैं डिस्कस ना किया होता तो कैसे आपको समझ में आता, तो इसीलिए मैंने पहले समझा डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जो मैंने अभी समझा, मैंने क्या बताया, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ हमारे देश की जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है वही नहीं होता। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब आपकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, जो जियोग्राफिकल टेरिटरी है, यानी जो भारत का नक्शा है उसके अंदर जो भी बाउंड्री है वो तो है, यानी भारत के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेनर हो या फिर इंडियंस हो, वो किसका पार्ट माना जाएगा, किसका पार्ट माना जाएगा, डोमेस्टिक इनकम का। ध्यान रखना, चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियंस हो, अगर भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी पर वो इनकम अराइज हो रही है, वहां कमाई जा रही है, तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। और डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं, अगर वो पर्सन चाहे फॉरेनर हो चाहे फिर कौन हो, इंडियन हो। अब जैसे मान लो वाटर है या फिर स्पेस एयर, अब मैंने बताया ना कि जो हमारे देश की जो बाउंड्री है उससे लगी जो समुद्री एरिया है 200 नॉटिकल मील तक, उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, चाहे पानी में या फिर स्पेस एयर में, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, अगर वहां से कोई भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है तो वो भी किसका पार्ट माना जाएगा, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। डिफेंस बेसिस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, यानी अगर मान लो हमारे देश की कोई आर्मी है और वो विदेश जाती है, एक कैंप लगाती है, वहां पे ट्रेनिंग करती है, वहां से कोई इनकम जनरेट करती है, तो भले वो कैंप कहाँ लगा, भारत के बाहर लगा है, फिर भी वहां से जो भी इनकम जनरेट होगी, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, वो कैंप चाहे वो भले फॉरेन में है, तो वहां से भी जो भी इनकम, जो भी फैक्टर इनकम अराइज होगी, वो किसका पार्ट माना जाएगा, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। इसके बाद जितने भी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स होते हैं, यानी जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जो समुद्र में होते हैं, अब भाई वहां भी क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, यानी वहां से नेचुरल गैस निकाले जा रहे हैं, ऑयल निकाले जा रहे हैं, तो वहां से भी इनकम अर्न हो रही होगी। तो भले वो भारत की बाउंड्री से बाहर है, लेकिन 200 नॉटिकल मील के अगर वो अंदर है, समुद्र में है, तो वहां से भी जितनी भी फैक्टर इनकम अराइज होगी वो सब किसका पार्ट माना जाएगा, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। फिशिंग वेसल्स 200 नॉटिकल मील तक अगर जो समुद्री एरिया, उसमें अगर मान लो मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, वहां से कोई इनकम अराइज कर रहे हैं, तो वो भी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। इंडियन एयरक्राफ्ट पूरे दुनिया में कहीं भी उड़ रहा हो, ठीक है, वो वहां से जो भी इनकम अराइज करेगा,
ठीक है, जो भी फैक्ट्री इनकम अराइज करेगा पैसेंजर से, वो सब किसकी इनकम मानी जाएगी? भारत की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएंगी। ठीक है, इंडियन एम्बेसी, भाई फॉरेन में मान लो कोई एम्बेसी है जिसमें इंडियंस काम कर रहे हैं, वहां से जो भी फैक्ट्री इनकम अराइज करेंगे वो सब किसका पार्ट माना जाएगा? डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब होता है। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्ट्री इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट, यानी कि निवासी कोई भारत का हो या फिर नॉन रेजिडेंट या फिर कोई फॉरेनर हो, विच अराइजेज, अगर वो इनकम अराइज करना कहाँ पे? डोमेस्टिक टेरिटरी पे। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वो सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन किया, ऑफ अ कंट्री शुड बिकम अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, तो वो सारी फैक्ट्री इनकम क्या मानी जाएंगी? डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानी जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल इनकम। फिर से एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं। नेशनल इनकम कह रहा है इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। यहां देखो सिर्फ कौन कमाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट, यानी जो भारत का निवासी है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट, याद रखना यहाँ नॉट रेजिडेंट यानी फॉरेनर की इनकम नेशनल इनकम में नहीं शामिल की जाती। नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जितनी भी फैक्ट्री इनकम कमाई जा रही है उनका जो सम होता है उसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है। तो याद रखना, नेशनल इनकम का मतलब होता है जितनी भी फैक्ट्री इनकम है जो कमाई जा रही है किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, फॉरेनर के द्वारा नहीं। फॉरेनर की इनकम को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते एक साल के अंदर कंट्री में, तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। लेकिन अगर वहीं हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जितनी भी फैक्ट्री इनकम कमाई जा रही है किसके द्वारा? या तो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा या फिर किसी फॉरेनर यानी कि नॉन रेजिडेंट के द्वारा, लेकिन कहां पे कमाई जा रही हो? डोमेस्टिक टेरिटरी पर। भारत की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उस पर अगर कमाई जा रही है तो वो सारी की सारी इनकम किसका पार्ट होगी? डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगी। ठीक है, तो आई होप आपका आज का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो गाइज अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइज एक लाइक तो जरूर करिएगा, और अगर हो सके अगर आज तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का जो पार्ट है, अभी ये नेशनल इनकम खत्म नहीं हुआ, आगे अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने हैं। तो अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि आगे चुके जो लेक्चर है जिसमें मैं न्यूमेरिकल भी बहुत सारे डिस्कस करूंगा, वो सारी चीजें बहुत ईजिली समझ में आएंगी, और आपका ये जो डर था कि नेशनल इनकम का जो चैप्टर है बहुत टफ है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो गाइज आज के लिए बस इतना हुई। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।